नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग शुरू करेंगे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। पीजीडी 2016 में जो क्वेश्चंस आए थे साइकोलॉजी में, वो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। 95 जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने कर लिए थे। अभी हम लोग जो बचे हुए 30 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो ध्यान देना आप सभी लोग क्वेश्चंस को, उसके बाद आंसर करना, फिर एक्सप्लेनेशन बताएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर फियर्स आर प्रिंसिपल साइंस। फियर जो है, जो फियर सिम्टम है, वो साइन है जो फियर का, वो कौन से डिसऑर्डर्स में दिखाई पड़ता है? पैरानोइया है, डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, बाइपोलर है। तो आंसर करें, फिर हम बताते हैं इसको, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे कि ये क्यों है। और दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका एंजाइटी डिसऑर्डर। जो एंजाइटी डिसऑर्डर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देखो जो फियर है, अब कुछ यहाँ पे और जान लेते हैं कुछ चीज़ें। जो फियर है ना, फियर है वो कई सारे जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनमें देखने को मिलता है, ठीक है। जो मेजरली है वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स में ही देखने को मिलता है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं? अकॉर्डिंग टू DSM-5 जो 2022 में आया है, उसके अनुसार देखेंगे तो कुछ जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के टाइप हैं उसमें से आपका क्या आ जाएगा? जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा आपका? पैनिक डिसऑर्डर। देखो यहाँ पे पैनिक होता तो वो भी आंसर हो जाता, ठीक है, पैनिक डिसऑर्डर। तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा फोबिया, ठीक है। हो जाएगा क्या? फोबिया आपका हो जाएगा। फोबियाज मतलब इसमें ढेर सारे जो हैं वो। और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर SAD। और आपका हो जाएगा सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर SAD। ये भी है, SP लगा लो इसमें, सॉरी इसको मैं फिर से करता हूँ। सेपरेशन में SP लगा दो, SPAD, ठीक है। और आपका हो जाएगा सेलेक्टिव म्यूटिज्म। ये हो जाएगा आपका लास्ट में सिलेक्टिव म्यूटिज्म, ठीक है। अब ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं इन सब में जो की सिम्टम है वो फियर ही है। अगर ये ऑप्शन होते और इसमें से पूछ लिया जाता विच इज़ नॉट, ठीक है, तो नॉट वाले ऑप्शन में इनमें से ये वाले हो जाते फिर, ठीक है। इनमें से कोई एक ऑप्शन रहता तो वो हो जाता। तो जो एंजाइटी डिसऑर्डर हैं वो ये इनके इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स में, ठीक है। अब अगर एक एक को हम लोग एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले अगर देखें जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है? किसी इवेंट के बारे में क्या हो रहा है आपको, या सिचुएशन की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है या फियर है, ठीक है, वो आपका आ जाएगा इसमें। जनरलाइजिंग जितने भी मतलब इवेंट हैं, सिचुएशंस हैं, वो क्रिएट करती हैं आप में स्ट्रेस और फियर और एंजाइटी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इसी तरह से पैनिक मतलब समझ ही रहे हो, इसको बोलते हैं संतरास हिंदी में, ठीक है। जो आपकी सोशल सिचुएशंस हैं वो आप में जो पैनिक अटैक्स टाइप का जो चीज़ें क्रिएट होने लगे, ठीक है, या आप हाइपर हो जाओ, वो चीज़ आ जाएगी। नॉर्मली इसको समझ लो, जब डिटेल में बात करेंगे इसको जब पढ़ाएंगे तो, ठीक है। फोबियाज़ में क्या है? फोबियाज़ में आप एनिमल से जैसे डरना, ठीक है, स्पेस से डर लगना, या फिर ब्लड से डर लगना,
ये क्या है, फोबियाज आएंगे। ये फोबियाज इनका नाम दूसरा है, ये सिर्फ वो कॉजेज़ हैं। ठीक है, तो अभी जब डिटेल में बात करेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। सोशल एंजाइटी जो है क्या है, सोशल एंजाइटी नेक्स्ट था। सोशल एंजाइटी आपको पता है, सोशल सिचुएशन में जाने से आपको डर लगे, या जो सोशल जो कॉज है एंजाइटी का, वो यहाँ पे उसकी वजह से एंजाइटी हो जाए। ठीक है, सोशल फैक्टर्स की वजह से। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से बताएंगे। यहाँ पे एक मोटा मोटा आप जान लो। और नेक्स्ट अगर देखें तो आपका था सेपरेट एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेट एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है, सेपरेट एंजाइटी डिसऑर्डर में अगर आप अपने जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे किसी लविंग वन से आप अलग होते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मम्मी है आपकी या पापा हैं। ठीक है, अगर आप उनसे अलग होते हो तब क्या है, आपको एंजाइटी फील होती है। ठीक है, तो इसको सेपरेशन एंजाइटी बोलते हैं। बिछड़ते समय, जब बिछड़ने के बाद अपनों से। ठीक है, तो वो हो गया। सेलेक्टिव मोटिव में क्या है, जो सोशल इवेंट्स होते हैं, जो हमारी सामाजिक इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, आप जो है वहाँ पे सही से स्पीक नहीं कर पाते हो, स्पीच नहीं दे पाते हो, बोल नहीं पाते हो, स्पीक नहीं कर पाते हो, वो होता है सोशल मोटिव्स। हालांकि आपको वो चीज़ें मालूम होती हैं लेकिन फिर भी आप वहाँ पे बोल नहीं पाते हो। ठीक, उसकी वजह से एंजाइटी आप फील करते हो। नेक्स्ट अगर देखें तो सेकेंडरी ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ। अब इसमें से क्या हो सकता है, एफिशिएंसी होगा, लॉयल्टी होगा, कल्चरल इंटरेस्ट होगा, या कोल्ड वर्ल्ड होगा। अब यहाँ पे इसका आंसर आयोग ने कोल्ड वर्ल्ड माना है। आइए देखते हैं कोल्ड वर्ल्ड क्यों होगा। मैं फिर से इसको देखता हूँ। आयोग ने कोल्ड वर्ल्ड उदासीन संसार माना है। क्यों माना, उसका रीज़न ये है, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी जो ग्रुप्स हैं उसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप्स हैं वो किसके आधार पे अलग होते हैं। एक तो प्राइमरी ग्रुप हो गया, दूसरा सेकेंडरी ग्रुप हो गया। इनका जो बेस है वो एक तो इंटीमेसी, लेवल ऑफ इंटीमेसी। अगर आप देखो लेवल ऑफ इंटीमेसी प्राइमरी ग्रुप में ज़्यादा होगी, सेकेंडरी में क्या होगी, कम होगी। और ड्यूरेशन ऑफ इंटरेक्शन प्राइमरी ग्रुप में ज़्यादा होगा और सेकेंडरी ग्रुप में क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ इंटरेक्शन हो जाएगा। और तीसरी जो चीज़ है वो आपका पर्पस हो जाएगा। ठीक है, जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं वो किसी स्पेसिफिक गोल्स के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, नो इंटरेक्शन हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल होते हैं, ये इनफॉर्मल होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंटीमेसी क्या है, इंटीमेसी की वजह से क्या होता है, ये उदासीनता नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा इंटीमेसी नहीं होती है, इसलिए क्या होगा, सेकेंडरी ग्रुप का जो आंसर है वो आपका उदासीन संसार माना गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। 98 व्हाट इज़ इंडिकेटेड बाय सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इफेक्ट इन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये रिसर्च से रिलेटेड है। वैसे तो जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इफेक्ट है वो साइकोलॉजी में अलग अलग टर्म्स में यूज होती है, लेकिन अगर रिसर्च के पर्पज से अगर देखें तो ये क्या होगा, पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। टेस्टीज एक्सपेक्टेशंस होगा, टेस्टर एक्सपेक्टेशंस होगा, या फिर डिमांड्स ऑफ टेस्ट सिचुएशन या एक्सपेक्टेशंस ऑफ टेस्ट सिचुएशन क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये टेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटर की एक्सपेक्टेशंस जो है उससे रिलेटेड होता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। होता क्या है एक्चुअली में, जो भी एक्सपेरिमेंटर होता है वो क्या करता है, वो जो है जो उसकी हाइपोथेसिस बनी हुई होती है, ठीक है, जो उसकी रिसर्च हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस बनी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने सब्जेक्ट के साथ पास जाके या सब्जेक्ट से जब इंटरेक्ट करता है तो वो उस तरह से अपने हाव भाव दिखाता है या फिर
उनको इंस्ट्रक्शंस देता है, जिससे कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनको पता चल जाता है, या फिर यूँ कह लो कि ये क्यूज़ मिल जाते हैं, ठीक है, क्यूज़ मिल जाते हैं और वो जो है उसी के अनुसार बिहेवियर करने लगते हैं, ठीक है। और ये इनका जो ये हालांकि ये जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इफ़ेक्ट है वो सबकॉन्शियस होता है, ठीक है, अनकॉन्शियस नहीं कह सकते, सबकॉन्शियस कह सकते, क्योंकि इसमें रिसर्चर को तो पता ही होता है कि वो कर क्या रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो रिसर्चर है, एक्सपेरिमेंटर है, उसकी एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस। आगे देखेंगे, अब देखें यहाँ पे और कुछ देख लेते हैं। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए टू मिटिगेट क्या नाम है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जो इफ़ेक्ट है उसको मिटिगेट करने के लिए क्या किया जा सकता है। जो डबल ब्लाइंड टेस्ट वगैरह होते हैं ना, डबल ब्लाइंड टेस्ट लगाते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखें तो कहाँ पे मिलेगा आपको देखने को, सेल्फ फुलफिलिंग जो आपका प्रोफेसी है वो कहाँ पे देखने को मिलेगी। वो आपको एक तो पिग्मेलियन इफ़ेक्ट में देखने को मिलती है, और दूसरा प्लेसबो इफ़ेक्ट में देखने को मिलती है, ठीक है। प्लेसबो इफ़ेक्ट जो होता है वो भी इसी पे बेस होता है। अगर आ जाए प्रश्न कि विच और द फिनोमिना बेस्ड ऑन सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इफ़ेक्ट, तो अब ये ऑप्शन में हो तो बोथ आंसर हो जाएगा। अगर एक हो तो एक हो जाएगा, अगर दोनों दिए हैं तो दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है, इसको मिटिगेट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर हैं उनको किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है, और जो रिसर्चर है उसको अवेयर किया जा सकता है कि आप अपने एक्सपेक्टेशंस को एक्सपेरिमेंट में ना लाएं, ठीक है। और डबल ब्लाइंड सिंगल ब्लाइंड इफेक्ट जो होते हैं, रिसर्च मेथड होते हैं, उनका यूज़ किया जा सकता है। टेक्निक्स जो होती हैं 99 आप देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिस मेथड टेक्स द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी फॉर इवेलुएटिंग एप्लीकेशन। अब यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन पूरी तरह से सही नहीं लग रहा मुझे, है भी नहीं, वास्तव में सही भी नहीं है, क्योंकि इसका आंसर जो आयोग ने माना है वो क्लिनिकल को माना है। इसको माना है, क्लिनिकल को माना है, जबकि क्लिनिकल इसका नहीं होगा। अगर इवेलुएशन की बात करेंगे एप्लीकेशंस की, तो वो आप तो या तो साइकोलॉजिकल जो आपकी टेस्टिंग्स हैं उसके माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, और भी बहुत तरीके हैं, इसके बेस पे आप इवेलुएशन करते हो किसी बिहेवियर का, ठीक है। या फिर जो न्यूरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनका यूज किया जा सकता है। साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल जो टेस्ट हैं, या फिर रिसर्च के और जो तरीके हैं डेटा कलेक्शन के, वो उपयोग में लाए जाते हैं। यहाँ पे जो क्लिनिकल दिया हुआ है, आयोग ने इसको हालांकि आंसर माना है। अभी हम मतलब काफ़ी रिसर्च किया है, कहीं पे भी इस तरह की जो मतलब बात नहीं पाई गई है जिससे कि आपको ये जो है क्लिनिकल वाला आपको मिले आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आंसर दिया हुआ है बिल्कुल सही नहीं है कम्प्लीटली, लेकिन आयोग के द्वारा दिया गया है, तो इसलिए हम लोग भी इसी को मान के चल रहे हैं। हालांकि इसमें टेस्टिंग और ये इंटरव्यू भी हो सकता है इसका आंसर। अभी हाँ, इसमें ये क्वेश्चन का अगर फ्रेमिंग इस तरह से होता, विच मेथड इज़ नॉट रिलेटेड टू इवेलुएटिंग एप्लीकेशंस, तो ये हो जाता है आपका आंसर वेटेड जो है, ठीक है। लेकिन अभी चलते हैं आयोग के अनुसार ही आगे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट 100 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन दिस मेथड ऑफ सिलेक्शन द एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेम लेवल एडमिनिस्टर द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यूज़। अब देखो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, पहले आप लोग इसको एक बार देख लें, इसके ऑप्शंस को। 360 सिलेक्शन प्रोग्राम, लर्निंग, सिलेक्शन बाय इन्विटेशन, सिलेक्शन बाय इंटरव्यू। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 360 डिग्री सिलेक्शन प्रोग्राम। ये क्या होता है दोस्तों, इसमें जिस भी रिक्रूटमेंट की जाती है उसमें जो भी एम्प्लॉय होता है उस एम्प्लॉय का पूरा A to Z जो है 360 डिग्री एंगल से कितनी भी इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है, चाहे उसके बॉस से इंफॉर्मेशन लेना हो, चाहे उसके पीयर जो ग्रुप्स हैं उनसे लेना हो, या उसके कोई भी बैकग्राउंड है
मान लो घर है, अदर मित्र जो उसके दोस्त हैं, अदर फ्रेंड जो हैं, अगर वो उन सब से क्या होता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उसके भी आधार पे सिलेक्शन किया जाता है एम्प्लॉय का। तो इसलिए ये 360 डिग्री हो जाएगा। बाकी बच्चे दो ऑप्शन देख लेते हैं। लर्निंग का कोई मतलब जो ये तो फुल फालतू में दिया हुआ है, ये फीलिंग ऑप्शन है, ना कि किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखें सिलेक्शन बाय इनवाइटेशन। इनवाइटेशन में क्या है, पर्सन को इनवाइट कर लिया जाता है, उसका इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें जो या फिर जो एक पोस्ट के बारे में बता दिया जाता है, उसके बेस पे रिक्रूटमेंट ले लिया जाता है। अब इसमें क्या है, इंटरव्यू है। इंटरव्यू में जो आप जैसे जानते हो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन लिया जाता है। आगे देखते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। स्ट्रेस इलनेस रिलेशनशिप कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग। प्रतिबल बीमारी संबंध को निम्नलिखित के संदर्भ में सर्वोत्तम तरीके से समझा जा सकता है। तो इसके क्या ऑप्शन होंगे? ऑप्शन है देख लो, साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स के रूप में। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है सोशल, जो आपका सोशल वेरिएबल है उसके रूप में, सोशल वेरिएबल के रूप में या इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स के रूप में। इसका करेक्ट आंसर ऑल हो जाएगा। जो स्ट्रेस इलनेस रिलेशनशिप है, जो इलनेस है, जो स्ट्रेस है वो क्या है? स्ट्रेस साइकोलॉजिकली भी हो सकता है, सोशली भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, जिसकी वजह से इलनेस आपकी चाहे मेंटल हेल्थ वाली हो या फिर फिजिकल हेल्थ वाली हो, दोनों जो है इलनेस स्ट्रेस से होती हैं। और स्ट्रेस सोशल, इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल तीनों प्रकार के फैक्टर से हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। सरल प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 102। फ्रैगमेंटेशन इन एम्प्लॉयज जॉब इन द इंडस्ट्री कॉजेस ऑफ नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटीज़ विच मॉडल इज सपोर्टेड बाय द स्टेटमेंट। को आंसर पढ़ें। रेशनल मैन इन इंडस्ट्री, इकोनॉमिक मैन इन इंडस्ट्री, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड मैन इन इंडस्ट्री, सोशल मैन इन इंडस्ट्री। क्या ऑप्शन होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा आपका सेल्फ एक्चुअलाइज मैन इन इंडस्ट्री। करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा देखते हैं एक बार। क्यों? इसलिए होगा कि अगर किसी व्यक्ति की जॉब, जो एम्प्लॉय है उसकी जॉब को आप छोटा करते हो, स्मॉल कर देते हो, फ्रैगमेंटेशन कर देते हो, छोटे कर देते हो, तो वो अपनी होल कैपेबिलिटी को, जो होल पोटेंशियल है उसको यूज नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होगा? सेल्फ एक्चुअलाइज मैन इन इंडस्ट्री करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फ्रेम्ड द एक्सपेक्टेशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। विक्टर ब्रूम है, इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है थ्योरी से, आपको आप जानते ही होंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 104। दिस टेस्ट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स चेंजेस इन ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर एंड पल्स। ये जैसा कि आप, बहुत सरल क्वेश्चन है। कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट लगाओगे आप, ये ऑनेस्टली टेस्ट है, पॉलीग्राफ टेस्ट है, इंग्लॉट टेस्ट है। तो ये आप देख रहे हो, ये सभी साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं और ये फिजियोलॉजिकल टेस्ट है। और फिजियोलॉजिकल यहाँ पे सिम्टम्स लिखे हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पॉलीग्राफ टेस्ट। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। वेयर डिप्लोमा कोर्स फॉर गाइडेंस इज़ रन। ये कहाँ पर रन होता है? सेंट्रल वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, या फिर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, या फिर स्टेट डायरेक्टोरियल ऑफ एजुकेशन। क्या आंसर होगा इसका? बहुत ही इजी प्रश्न है, आपको भी पता होगा। ये NCERT रन करवाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होगा इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों। क्या है प्रश्न देखिए एक बार।
व्हाट इज़ द इंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन इन विच ही और सी डिफर्स फ्रॉम अनदर। सेल्फ इस्टीम के बेस पे एक दूसरे से डिफ़र होते हैं, सुपर ईगो, ईगो या ट्रेट। तो करेक्ट आंसर ट्रेट हो जाएगा कि ट्रेट के बेस पे ही क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल्स क्या होता है, अलग अलग होता है। देखो जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी का जो की फैक्टर है वो ट्रेट है, और पर्सनालिटी में अगर ट्रेट की फैक्टर है तो पर्सनालिटी क्या करती है, इंडिविजुअल डिफरेंस को बताती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही प्रश्न ही आ गया, डिफ़र फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से किस के आधार पे अलग भिन्न होते हैं, तो वो होता है ट्रेट के आधार पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ मेमोरी कंसिस्ट मेमोरी लेन। अतीत को याद करना, अतीत को याद करना क्या होगा, एपिसोडिक होगा, सिमेंटिक होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी होगा। अतीत को याद करना लॉन्ग टर्म मेमोरी भी है और एपिसोडिक मेमोरी भी है। तो अगर प्रिसाइजली देखेंगे तो इसका आंसर एपिसोडिक मेमोरी होगा। हालांकि ये भी गलत नहीं है, लॉन्ग टर्म जो ऑप्शन है, सॉरी लॉन्ग टर्म मेमोरी ऑप्शन ये भी सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म का ही टाइप ही तो है ये एपिसोडिक। तो प्रिसाइजली अपने अतीत को याद करना क्या होता है, एपिसोडिक हो जाएगा, इसलिए आयोग ने इसको आंसर माना है। ठीक है, अब 108 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है, विच सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ मेड अप ऑफ परसेप्शंस इन्वॉल्व इन एस्पिरेशन ऑफ पर्सन टू बी। आत्मन का कौन सा भाग जो है ये बताता है कि वो उसके बनने की इच्छा में सही है, मतलब वो क्या बनना चाहता है इन फ्यूचर, ये बात का है इस प्रश्न का जो मीनिंग है वो। अब देखते हैं क्या होगा, ट्रांजिटरी सेल्फ कॉन्सेप्ट, आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट, सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट या बेसिक सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो रोजर्स की थ्योरी से सीधा प्रश्न है, एक होता है क्या, आइडियल सेल्फ होता है, एक होता है रियल में जो आप होते हो, आइडियल में जो आप बनना चाहते हो। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, जो आपका आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट वो हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल सही है, आयोग का भी सही आंसर है। 109 देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया दोस्तों लर्निंग से। क्या है, फॉर कंडीशनिंग टू अकर द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इज। अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम इस प्रकार है। अब मतलब कंडीशनिंग कब होगी, ये किसके थ्योरी से संबंधित है, वो है पैवलोव की थ्योरी से संबंधित है। ठीक है, तो पैवलोव की थ्योरी से संबंधित है। कंडीशनिंग होने के लिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले CS दिया जाता है, उसके बाद US दिया जाता है, फिर जो है जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, UR करता है। ठीक है, अब ये इनके बीच में जो देने का समय है, जो टाइम है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 50 सेकेंड्स। ठीक है, तब क्या होगा, अच्छे से कंडीशनिंग होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा C, बिल्कुल सही आंसर है, C करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 110 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच एक्सपेरिमेंट स्टडीज अबाउट द फ्लैक्चुएशन ऑफ विजुअल अटेंशन। विजुअल अटेंशन के लिए क्या मेजर करते हैं, देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो गजब के दिए हैं, सोलोमन्स डिस्क, न्यूटन डिस्क, ये दोनों साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। मैनसन डिस्क है, विलियम डिस्क है। अब मैनसन डिस्क जो है राइट आंसर है। ठीक है, इससे हम लोग जो है फ्लक्चुएशन ऑफ विजुअल अटेंशन को मेजर करते हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। करते नहीं है, यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो विलियम डिस्क है इससे ये पर्सनालिटी मेज़रमेंट का टूल है। ठीक है, पर्सनालिटी डिस्क का इसमें क्या है, DISC। ठीक है, तो DISC क्या है, वो 4 कंपोनेंट हैं पर्सनालिटी के। कौन कौन से हैं, एक तो होगा D का मतलब हो गया डोमिनेंस। ठीक है, डोमिनेंस। I का अर्थ हो गया इन्फ्लुएंस, और S का अर्थ हो गया स्टीडीनेस। ठीक है, और आपका C का मतलब हो गया कॉन्साइंसियसनेस। तो ये आपके 4 हो जाएंगे पर्सनालिटी मेजरमेंट का
टेस्ट है। आगे इससे प्रश्न बन सकता है कि डिस्क में कौन से कंपोनेंट शामिल होते हैं। पर्सनालिटी मेजरमेंट का टेस्ट है। तो डोमिनेंस, इन्फ्लुएंस, स्टडीनेस एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये आप याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है? 111 देखते हैं। विच साइकोलॉजिस्ट परफॉर्म क्लासिकल कंडीशनिंग। बिल्कुल सरल क्वेश्चन में पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 112। प्रश्न 112 क्या कह रहा है? 112 कह रहा है क्या? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू स्किनर इज सेव्ड मेंटेन बाई इट्स सिक्वेंसेस। ये क्या होगा? आपका हो जाएगा बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर के आधार पे क्या होता है? बिहेवियर को ही सेव्ड मेंटेन किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो 113 है प्रश्न नंबर, इसका क्या आंसर है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ reinforcement ए स्टूडेंट में बी रिवार्ड एवरी करेक्ट आंसर। अभी हमने पिछले जो दो तीन वीडियो डाले हैं, बनाए हैं, जिसमें आपको स्टडी करवाया, उसमें हमने reinforcement जो शेड्यूल उसकी बात की थी। एक तो होता है कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस होता है, और एक होता है आपका पार्शियल reinforcement। पिछले वाले वीडियो में ही शायद हमें लग रहा है उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। तो कॉन्टीन्यूअस में क्या है? ईच करेक्ट रिस्पॉन्स पे क्या होगा? आपको reinforcement मिलेगा। पार्शियल में क्या है? कुछ सम में मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा, कुछ में मिलेगा और कुछ में नहीं मिलेगा। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे रिस्पॉन्स करने का जो वो है प्रक्रिया वो बनी रहती है, रिस्पॉन्स देने की टेंडेंसी बनी रहती है। और यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस में क्या है, उसको पता है कि हर करेक्ट रिस्पॉन्स पे मिलेगा तो करेक्ट रिस्पॉन्स करता जाएगा। ठीक है, तो पार्शियल जो reinforcement है, वहाँ पे कुछ करेक्ट रिस्पॉन्सेस पे आपको reinforcement मिलता है, कुछ पे नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हर एक की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कॉन्टीन्यूअस reinforcement हो जाएगा आपका। हर एक करेक्ट रिस्पॉन्स पे होगा तो कॉन्टीन्यूअस reinforcement हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 114। प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर ए कॉमन ऑब्जेक्ट टू बी यूज्ड इन एन अनयूजुअल वे में बी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व बिकॉज ऑफ। उन समस्याओं का समाधान करने में कठिनाई आ सकती है जिनमें एक ही वस्तु का असमान तरीके से प्रयोग किया जाए। अब देखो, उपयोग की अगर बात आती है ना, प्रयोग या उपयोग की बात आ जाती है, तो वहाँ पे फंक्शन की बात आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? सीधा फंक्शनल फिक्सनेस। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। मेंटल सेट क्या होता है? तरीका, विधि की बात करता है। ठीक है, मेंटल सेट एक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व के उसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। हालांकि उससे बेहतर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन फिर भी आप प्रीवियस जो आपने लर्न किया उसी के बेस पे आप क्या करते हो? सॉल्व करने की कोशिश करते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। 115 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या रहा है? बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया। व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंटेलिजेंट चिंपैंजी इन कोहलस एक्सपेरिमेंट। उसका क्या नाम था? सुल्तान नाम था। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116। 116 क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हाट इज़ दिस टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग वेयर इन जनरल आस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन कैन बी यूज्ड इन अनदर सिचुएशन। अब कह रहे हैं एक सिचुएशन का जो लर्निंग किया है और दूसरे सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। तो ये क्या इसका एग्जांपल होगा? निगेटिव ट्रांसफ़र होगा, या क्या नाम है, नॉन स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक होगा, जीरो होगा। जीरो तो तब होता है जब एक सिचुएशन में आपने लर्न किया, दूसरे सिचुएशन में उसका कोई उपयोग ना हो। ठीक है, नो यूज हो, नो ट्रांसफ़र हो। ठीक है, स्पेसिफिक क्या है? जैसा आपने सीखा है उसी एरिया में आप उसका उपयोग करें तो स्पेसिफिक हो जाएगा। और इसका आंसर क्या है? नॉन स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या हुआ? जो एक एरिया में सीखा वो किसी दूसरे एरिया में भी यूज हो रहा है। ठीक है, निगेटिव मतलब जो आपने लर्न किया है उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़े दूसरे को सीखने में, तो निगेटिव हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक क्यों होगा? क्योंकि
यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है कि आपने जो सीखा है उसी एरिया में आप जाके करना, आप किसी भी एरिया में आप करोगे, यूज करोगे जो आपने सीख रखा है, तो क्या होगा, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन स्पेसिफिक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है दोस्तों, 117 पढ़ते हैं पहले। प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। नीड हायरार्की थ्योरी अब्राहम मैस्लो 1954। ठीक है, अभी एक कह रहा है क्वेश्चन, एक बार ध्यान से, शारीरिक और भावना खतरों जहाँ खतरा आ गया तो क्या हुआ, सेफ्टी नीड की बात होगी, तो सीधा क्या हो गया आपका सिक्योरिटी, जो सुरक्षा है उस वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 118 क्या बता रहा है, These tests are designed to identify some of the character patterns। ये परीक्षण कुछ चारित्रिक प्रतिमानों को पहचानने के लिए अभिकल्पित किए गए हैं। कौन कौन से हैं, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, एबिलिटी एंड अचीवमेंट। तो पर्सनालिटी टेस्ट इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चारित्रिक मतलब कैरेक्टर पैटर्न्स अगर आ गया तो आप सीधा पर्सनालिटी आप टेस्ट यूज करेंगे। 119 क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है, हु डेवलप इंटेलिजेंट टेस्ट स्कोर फॉर प्री चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, ऐसा कहीं भी नहीं पाया गया है। हमने काफ़ी रिसर्च किया है, वहाँ पे ये जो आयोग ने आंसर माना है गारफिंडल और थॉर्नडाइक को, जबकि ये वेस्लर प्री स्कूल जो इंटेलिजेंट टेस्ट है वो यहाँ पे वेस्लर ऑप्शन में नहीं है, जबकि वेस्लर होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो ये आयोग ने ये क्वेश्चन जो बनाया है ये सिर्फ रिमूविंग करने के लिए बनाया, हालांकि हमें लगता है कि उस टाइम पे इस पर जो है लोगों ने आपत्ति जताया होगा। ठीक है, आयोग ने लेकिन इसका आंसर माना है गारफिंडल एंड थॉर्नडाइक, जबकि थॉर्नडाइक ने किसी प्रकार का प्री स्कूल इंटेलिजेंट टेस्ट बनाया ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ये माना गया है, ये क्वेश्चन बेकार है। और यहाँ पे अगर ऑप्शन में वेस्लर होता तो ये क्वेश्चन ठीक था। ठीक है, वेस्लर है नहीं, तो इसलिए ये क्वेश्चन, इसके चारों ऑप्शन गलत हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 120 देखते हैं। हु सेड इंटेलिजेंस इज़ एन एडेप्टिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एन इंट्रैक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड द एनवायरनमेंट। ये बिल्कुल एकदम ब्रूनर को अगर देखेंगे तो उन्होंने इस तरह कोई बात नहीं किया है, बिनेट भी नहीं किया है। बिनेट ने फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट जनरेट किया था। वर्नन आलपोर्ट वर्नन की जो इनका अलग ही काम है। ठीक है, अगर देखें तो इसका करेक्ट जो बच रहा है ऑप्शन वो जीन पियाजे हैं, क्योंकि इन्होंने बताया था कि कॉग्निटिव जो प्रोसेस होती हैं वो पर्सन अपने इंटरेक्शन के माध्यम से सीखता है। ठीक है, मैच्योरेशन और एनवायरमेंटल इंटरेक्शन के माध्यम से। आगे देखते हैं, हाउ इज़ IQ मेजर्ड इन द वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंट टेस्ट। आप इसमें क्या यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, मीडियन या एवरेज डिविएशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपर्स में पूछा जाता है ये। ठीक है, यहाँ तक कि हायर एजुकेशन में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में भी ऐसे प्रश्न आते हैं या आ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन इसका क्या होता है, मीन और SD वो क्या होता है, फिक्स होता है। मीन 100 होता है और SD कितना होता है 15। इससे भी निकालने के लिए आते हैं क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, स्टैंडर्ड डिविएशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122 क्वेश्चन नंबर है, वो क्या बता रहा है एक बार देखते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। Which test is designed especially for counseling high school students and non college adults। मतलब 9th ग्रेड से लेके 12th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो है काउंसलिंग के लिए कौन से टेस्ट यूज किए गए हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। आप सभी को पता है
ये स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा, साइकोमोटर टेस्ट नहीं होगा, ग्रेजुएट रिकॉर्ड नहीं होगा, ये डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट है। DAT राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, एक इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 123 क्या है। 123 कह रहा है विच नीड इन्वॉल्व्स अर्ज टू बिकम व्हाट ए पर्सन इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग। जो व्यक्ति बनने के योग्य है वह बनने की उत्तेजना की आवश्यकता में निहित होती है। फिजियोलॉजिकल नीड तो नहीं होगा, सोशल नीड नहीं होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। सभी व्यक्ति क्या होते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सनालिटी बनना चाहते हैं। अब ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 124 सो पेपेरा लॉस सिग्निफाइज। सो पेपेरा हंच चरितार्थ करती है, किसको करती है, रिट्रोग्रेड एमनेसिया को करती है। सो पेपेरा क्या है, सो पेपेरा एक मतलब एक प्रोग्राम था, एक मान लो कोई जैसा सीरियल होता है वो था, उसमें जो सो पेपेरा वाले जो पर्सन होते हैं उनको क्या होता है, उनसे स्टोरी बताने के लिए कहा जाता था। तो वो क्या होता था, जो पास्ट उनका एक्सपीरियंस होता था उसको भूल जाते थे। तो वो जो रिट्रोग्रेड एमनेसिया इसमें क्या होता है, हम भी अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको भूल जाते हैं, जिसको ये होता है रिट्रोग्रेड एमनेसिया। ठीक है, तो सो पेपेरा चरितार्थ किसको करता है, ये करता है आपके रिट्रोग्रेड एमनेसिया को, करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 125 विच कैटेगरी इंक्लूडेड माइल्ड डिसऑर्डर्स दैट आर मॉडरेटली इनकैपेसिटेटिंग। ठीक है, इस श्रेणी में वह मंद विकृतियाँ सम्मिलित हैं जिसमें मध्यमार्गीय क्षमता होती है। तो कौन सा होगा इसमें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, बिल्कुल सही दिया हुआ है, न्यूरोसिस होगा। ठीक है, न्यूरोसिस इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, अब यहाँ पे आप न्यूरोसिस और साइकोसिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या होता है, जो न्यूरोसिस होता है ये इनमें माइल्ड क्या होता है, माइल्ड डिस्टॉर्शंस होते हैं, डिस्टॉर्शंस, सॉरी फिर से देखते हैं, न्यूरोसिस कहीं लिख देते हैं, इसमें माइल्ड डिस्टॉर्शंस होते हैं। ठीक है, और जो साइकोसिस होता है इसे सेवियर डिस्टॉर्शंस होते हैं इसमें। ठीक है, साइकोसिस में क्या होते हैं, साइकोसिस में सेवियर होते हैं। इसमें क्या होता है, जो माइल्ड वाले होते हैं इसमें स्ट्रेस, इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये चीज़ें होती हैं, और एंजाइटी। ठीक है, और यहाँ पे रियलिटी से व्यक्ति पूरी तरह से क्या होता है, जो रियलिटी है उससे पूरी तरह से वो जानता है रियलिटी को। ठीक है, और ये साइकोसिस में क्या है, इसका पहला सिम्टम ही यही है। इसमें साइकोसिस में क्या होता है, पर्सन का रियलिटी जो है डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, इसमें हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन, ये सारी चीज़ें साइकोसिस में आती हैं। ये बहुत सेवियर होता है और ये माइल्ड होता है न्यूरोसिस। और यहाँ पे माइल्ड का पूछा गया है। ठीक है, माइल्ड का पूछा गया तो इसलिए क्या हो गया, न्यूरोसिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा ये PGT 2016 पूरा प्रश्न सॉल्व हो गया है। 3 भाग में है, 3 पार्ट में है दोस्तों। आशा करता हूँ आप तीनों भाग देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो PGT की तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, पसंद करें। आपको सभी जो ओरिजिनल क्वेश्चन आए थे उनको डिटेल में बताया गया है। आगे ऐसे प्रश्न की श्रेणी लेके आएंगे जो PGT में आने की जिनकी बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, लेवल यही रहेगा। देखो यहाँ पे जो आप देखो नेट हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उसके जो प्रश्न हैं उनसे कंपेयर करोगे तो ये काफ़ी इजी है। ठीक है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है। इसमें जो ऑप्शन होते हैं वो थोड़ा सा जो डिस्ट्रैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, टफ़ होते हैं, एलिमिनेट कर पाना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न सॉल्व करने में अच्छा लगा होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और PGT की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। और इस जो है यहाँ पे आएँ, अपने क्वेरीज़ रखें, प्रश्नों को बताएं। ठीक है,
और डिस्कशन किया जाएगा अच्छे से किसी टॉपिक को लेकर जो आपको लग रहा है कि आपके लिए टफ है, हम उस पर वीडियो लेके आएंगे। इसके बाद भी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको भी लेके आएंगे। इसमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में जो प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं उनको भी आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ, हमारा कोर्स इतना अगर इतना लेके चलेंगे तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो उसी तरह से जो पीजीटी वाले क्वेश्चन तो हमने देख लिया कहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं। इसके जो जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं, 2-3 टॉपिक हैं वो काफ़ी टफ हैं, उन पर हम एक अलग से स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो पहला तो हो गया आपका जॉब एनालिसिस से। जॉब एनालिसिस एक होता गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग 2 ये हो गया, ठीक है। मतलब ओबी का कुछ पार्ट भी है उसमें, वो क्वेश्चन लेके आएंगे और आप बताइएगा कि आपको और क्या लग रहा है कि थोड़ा टफ बैठ सकता है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।